हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए मनवा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। शांगयुआन एंशिएंट सिटी का सबसे ताकतवर ठिकाना सिटी लॉर्ड्स मैंशन इस वक्त किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। सिटी लॉर्ड ह्यूजिंग गुस्से से आग बबूला होकर इस तरह दहाड़ रहा था कि उसकी आवाज पूरे मैंशन में गूंज रही थी। उसने गुस्से में गाली देते हुए वहां खड़े लोगों पर लानत भेजी। उसने गार्ड्स को बुरी तरह फटकार लगाई कि सिटी लॉर्ड मैंशन की टेरिटरी में मर्डर हो गया और वो लोग हत्यारे को पकड़ने के बजाय उसे भागने दिए। ह्यूजिंग ने चिल्लाकर उन्हें निराशाजनक और बेकार करार दिया। वो शांगयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड था जिसके पास इतनी ताकत थी, फिर भी आज वो बेबस महसूस कर रहा था। गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रश बीच से तोड़ दिया। ह्यूजिंग ने परेशानी की असली वजह बताई। जिस व्यक्ति को मारा गया है वो वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड के खतरनाक लीडर मा चेन का सगा छोटा भाई था। उसने डर और गुस्से में कहा कि यह हरकत करके हत्यारे ने खुद अपनी मौत को दावत दी है। उसने तुरंत आदेश दिया कि कुछ आदमियों को लेकर जाओ और ब्यूटी पवेलियन में सख्ती से पूछताछ करो। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने पूरी शांगयुआन सिटी को लॉकडाउन करने का हुक्म दे दिया। उसने साफ कहा कि एक एक घर की तलाशी ली जाए और देखा जाए कि क्या कोई सस्पिशियस व्यक्ति वहां छुपा है। इसके बाद वो ओल्ड चेंग की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो जानता है हत्यारे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। ओल्ड चेंग ने अदब से हाथ उठाकर ब्रॉथल की रिपोर्ट का हवाला दिया। हमले के वक्त माँ ये एक लड़की के साथ कमरे में था, बिना कपड़ों के, और उसका चियान पाउच बगल में रखा था। हत्यारा अंदर घुसा और बिना संभलने का मौका दिए सीधा हमला कर दिया। जमीन पर बिछी हुई स्पिरिट एनर्जी और बची हुई टैलिस्मैन राख से साफ था कि हत्यारे ने टैलिस्मैन्स का भरपूर इस्तेमाल किया था। ओल्ड चेंग ने एनालिसिस करते हुए कहा कि हत्यारा पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो माँ ये जैसे एक्सपर्ट को पहले जख्मी करने और फिर इतने कम वक्त में मारने में कामयाब रहा। आखिर में उसने एक डरावनी चेतावनी दी। आज उनके इलाके में माँ ये की मौत हुई है और माँ चेन इस बात पर शांत नहीं बैठेगा, वो जरूर बदला लेगा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति ने उनकी बातचीत में बाधा डालते हुए एंट्री ली और हाथ जोड़कर सिटी लॉर्ड को एक शॉकिंग रिपोर्ट दी। ब्यूटी पवेलियन की लेडी रू यू ने गवाही दी है कि मरने से ठीक पहले माँ ये ने हत्यारे का नाम चिल्लाया था। ह्यूजिंग ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर उसका नाम क्या है। उस आदमी ने दो शब्द कहे जिससे सब कुछ बदलने वाला था, किन ली। इधर शहर में लॉकडाउन का आदेश हो चुका था और उधर किन ली अनजान था। वेई जियान का बदला पूरा हो चुका था और आज का किन ली अब बाहरी दुनिया के नियमों को समझ चुका था। उसे किसी तरह का पछतावा नहीं था। आखिरकार उसने वो चियान कुन पाउच खोला जो वो माँ ये की लाश के पास से लाया था। उसके अंदर का खजाना देखकर वो दंग रह गया। 5 बॉटल मेडिसिनल पिल्स, कुछ टैलिस्मैन्स, एक लो ग्रेड स्पिरिट टूल और एक सीक्रेट मैनुअल थी जिसका नाम था ट्रू यांग एडमंड स्क्रिप्चर। किन ली को याद आया कि ब्यूटी पवेलियन में माँ ये और रू यू इसी मैनुअल का जिक्र कर रहे थे। किंगडम में कल्टीवेशन फैला हुआ है, लेकिन शहर में ऐसी शानदार सीक्रेट मैनुअल ढूंढना लगभग नामुमकिन है। बड़े सेट्स अपनी मैनुअल्स लीक नहीं होने देते। ये मैनुअल जरूर वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड भेजी जा रही थी जब उसने इसे रास्ते में ही उड़ा लिया। किन ली उस किताब को हाथ में पकड़कर गहरी सोच में डूब गया। ये ट्रू यांग एडमंड स्क्रिप्चर इन यांग सेक्ट का सीक्रेट कोडेक्स था जिससे कोई भी डान यांग रिल्म का कल्टीवेशन कर सकता था, जबकि किन क्लैन की पर्पल सन आर्ट से सिर्फ ग्वीज एंड स्टेज तक ही ब्रेक थ्रू किया जा सकता था। भले ही उसके पास सिर्फ वॉल्यूम 2 था, लेकिन ये उसे ग्वीज एंड स्टेज ब्रेक करके तीसरे या चौथे लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी था। आखिर में उसने पाउच से वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड का वुडन टोकन निकालकर देखा। उसकी नजरें गहरी हो गई। स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने शहर में होंग जित हांग हॉल खोला है जो कल्टीवेशन सामान बेचता है। उसने सोचा कि लगता है रॉयल फैमिली द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली कहानी सच नहीं है, यहाँ जरूर कोई गहरा राज छुपा है। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि उसने माँ ये को मारा है और उनकी सीक्रेट मैनुअल ले ली है। जाहिर है वो लोग इस बात को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उसने खुद से कहा कि अब से उसे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। किन ली ने अपने दिमाग में सतर्क रहो शब्द दोहराए, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगा। उसे वेई जियान का ख्याल आया और घबराहट में उसके मुंह से निकला, अरे नहीं, बिग ब्रदर वेई। किन ली वहां सुन्न होकर खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सारी घटनाएं घूमने लगी। आज माँ ये ने उसे पहचान लिया था। ब्रॉथल के लोगों ने जरूर वो नाम सुना होगा जब माँ ये चिल्लाया था। इसका सीधा मतलब था उसकी पहचान एक्सपोज हो चुकी है। उसे ये भी याद आया कि उसने पहले यूएस जिहांग को मारा था। अगर सिटी लॉर्ड के लोग समझदार होंगे तो वो इस मामले को वेई जियान से जोड़ देंगे। किन ली तुरंत वहां से भागा। उसने सोचा कि ये बहुत बुरा हुआ है। उसे जल्दी से जाकर बिग ब्रदर वेई और बाकी लोगों को खबर करनी होगी ताकि वो लोग सतर्क हो सके, इससे पहले कि सिटी लॉर्ड के लोग वहां पहुंच जाएं। अरे यार, सारा मजा किरकिरा हो गया। पहले लूट का मजा लिया, अब टाटा बाय बाय होने की नौबत आ गई। भागो किनली भागो, वरना आज सबका गेम ओवर है। कहानी पहुंचती है प्लम एली के मकान नंबर 80 पर जो वेई जियान का रेजिडेंस था। अंदर का नजारा शांत था। यूरो अपने हाथ में दवा का एक कटोरा पकड़े हुई थी और बड़े प्यार से वेई जियान से कह रही थी कि ब्रदर जियान, अब दवा पीने का वक्त हो गया है। तभी अचानक बाहर से एक हड़बड़ी भरी आवाज आई जिससे वो दोनों एक साथ चौंक कर पीछे मुड़े। दरवाजे का पर्दा हटाते हुए किनली तेजी से अंदर आया और उसने बताया कि वो वापस आ गया है। उसे देखकर वेई जियान हैरानी से भर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने पूछा कि ब्रदर किन, क्या ये सच में वही है? किनली ने सबसे पहले माफी मांगी। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि बिग ब्रदर वे वो दिल से शर्मिंदा है कि उसकी वजह से वो भी इस मुसीबत में फंस गए। दोनों दोस्तों ने आगे बढ़कर एक दूसरे के हाथ थामे और गर्मजोशी से मिले। वे जियान बेहद खुश था। उसने पूछा कि वो अच्छा लड़का पिछले 3 सालों से कहां भाग गया था। उसने किनली को अंदर आकर बात करने का न्योता दिया। किनली ने माफी मांगते हुए अपना हाथ उठाया और चिंता जताते हुए सबसे पहले यही पूछा कि बिग ब्रदर वेई की चोटें अब कैसी हैं। लेकिन वेई जियान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने गुस्से और अपनेपन में कहा कि ब्रदर किन, इन बातों का क्या फायदा? क्या वो उसे गैरो जैसा समझता है?
ये कहते हुए वे जियान ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि वो कांपने लगी। उसकी आवाज में खुद के लिए गुस्सा और पछतावा था। उसने कहा कि अगर किसी को दोष देना है तो वो खुद है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कमजोर थी और उसकी वजह से सिस्टर रो भी मुसीबत में पड़ गई। माहौल को भावुक होता देख यूरो आगे बढ़ी और बड़े नरमी से बोली कि बस अब बहुत हो गया, उन दोनों को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर यूरो ने मुद्दे की बात पूछी, क्या माये के साथ जो हुआ वो उन्होंने ही किया है? किनली ने ईमानदारी से जवाब दिया कि हाँ, वो उसी ने किया है, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते। उसने पूछा कि क्या अभी थोड़ी देर पहले सिटी गार्ड्स यहाँ आए थे? ये सुनकर यूरो हैरानी से चिल्ला उठी कि इसका मतलब वो सच में किनली ही था जिसने ये किया। वे जियान ने शांत रहकर जवाब दिया कि हाँ, गार्ड्स आए थे। उसने बताया कि उन्होंने हर घर में घुसकर काफी तमाशा किया और जाने से पहले घर का कोना कोना छान मारा। किनली ने चिंता से पूछा कि क्या उन्होंने उन पर भी शक किया? वे जियान ने उलझन में पूछा, किस बात का शक? उसने सवाल किया कि क्या किनली ये कहना चाहता है कि वाटर एवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड को रॉयल फैमिली द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली कहानी सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए झूठ थी? किनली अब उन दोनों के ठीक सामने खड़ा हो गया और साफ साफ बात करने का फैसला किया। उसने खुलासा किया कि यूएजी होंग और माये की मौत के बाद उसकी पहचान अब एक्सपोज हो चुकी है। उसने समझाया कि जैसे ही सिटी लॉर्ड मैंशन के लोग लाश को ढूंढ लेंगे, वो निश्चित रूप से इसका कनेक्शन वे जियान से जोड़ देंगे। किनली का चेहरा गंभीर हो गया और लहजा सख्त। उसने बिना वक्त गंवाए वे जियान और यूरो को आदेश दिया कि उन्हें तुरंत शांगयुआन एंशिएंट सिटी छोड़कर निकलना होगा, क्योंकि फिलहाल जान बचाना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। भविष्य की बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन वे जियान ने इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। उसका कहना था कि वो शांगयुआन एंशिएंट सिटी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यही उसका घर है। किनली ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे जियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने बेहद भावुक होकर बताया कि उसकी मां ने मरते वक्त कहा था कि ये मकान ही एकमात्र निशानी है जो उसके पिता ने छोड़ी है। वो यहीं रुककर अपने पिता की वापसी का इंतजार करेगा, भले ही इसमें पूरी जिंदगी निकल जाए। इसके अलावा उसने तर्क दिया कि अब जब मां ये मर चुका है और पूरा शहर लॉकडाउन हो चुका है, तो वो लोग आखिर भागकर जाएंगे कहाँ? भाई पहले कोई इस वे जियान को अवार्ड दो यार। मौत सर पे नाच रही है और इसको इमोशनल अत्याचार करना है। अरे घर बचा के क्या करेगा जब खुद ही टपक जाएगा? मतलब लॉजिक ही तो ऐसी तैसी कर दी। वे जियान ने हाथ जोड़कर सर झुकाया और साफ कर दिया कि वो किनली की चिंता को समझता है और उसे बड़े भाई की तरह मानता है, लेकिन उसका फैसला नहीं बदलेगा। ये सुनकर किनली के पास बेबस होकर आहें भरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हार मानते हुए उसने डिसाइड किया कि अगर वे जियान ने मन बना ही लिया है तो अब वो जिद नहीं करेगा। उसने दोनों को हिदायत दी कि वो फिलहाल छुपे रहे, तब तक वो बचने का कोई और जुगाड़ सोचता है। किनली उनसे विदा ली और वे जियान को अपना ख्याल रखने की वार्निंग देकर वहां से निकल गया। किनली वहां से निकलकर तेजी से अपनी नई मंजिल की तरफ भागा। रास्ते भर वो त्योरियां चढ़ाए हुए यही सोचता रहा कि वे जियान की ये जिद किस काम की? जिंदगी के सामने एक घर की क्या कीमत हो सकती है? खतरे को भापते हुए उसने महसूस किया कि अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। इन पिछले सालों में उसका सिर्फ ओल्ड जू के साथ ही दोस्ती का रिश्ता बना था और वही अकेला शख्स था जो किनली की असली पहचान से वाकिफ था। मंजिल पर पहुंचते ही किनली ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला और ओल्ड जू को आवाज लगाई। साथ ही उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि ओल्ड जू ने अब तक खबर सुनकर अंदाजा लगा लिया होगा कि मां ये का हत्यारा कौन है। ओल्ड जू ने मुड़कर देखा और तुरंत यंग मास्टर किन को पहचान लिया। वो तो खुद उसे ही ढूंढ रहा था, इसलिए उसने बिना देरी किए किनली को अंदर आने का इशारा किया ताकि वो अकेले में बात कर सके। किनली की आंखों में चिंता देकर ओल्ड जू ने शांति से 2 कप चाय डाली, लेकिन इधर उधर की बातें करने के बजाय उसने सीधा धंधे की बात छेड़ी। उसने किनली से सीधा सवाल किया कि क्या वो मिड ग्रेड गुइजिन पिल रिफाइन करने का हुनर रखता है। किनली ने क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछा कि आखिर वो इस पिल का इस्तेमाल किस लिए करना चाहता है। जवाब में ओल्ड जू ने उसकी तरफ देखा और डिसाइड किया कि वो उसे पूरी कहानी शुरुआत से समझाएगा। उसने विस्तार से समझाया कि कुछ दिन पहले शांगयुआन एंशिएंट सिटी में एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली आई है जिनके पास एक बेहद खास नौजवान डिसाइपल है। हालांकि उस लड़के की उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई थी, लेकिन वो पहले से ही स्पिरिट वॉइड रियल्म के 6th लेवल के परफेक्शन तक कल्टीवेट कर चुका है। ओल्ड यू ने उसकी काबिलियत की तारीफ करते हुए उसे एक हाई लेवल हेवेंस थीफ यानी असली जीनियस करार दिया। लेकिन असली समस्या यह थी कि वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली चाहती थी कि वो डिसाइपल जल्द से जल्द गुइजिन रियल्म पर ब्रेक थ्रू करे। इस जुनून में उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और हर जगह से गुइजिन पिल्स इकट्ठा की ताकि उन पिल्स की पावर से उस लड़के का लेवल बढ़ा सके। लेकिन नतीजा बिल्कुल उम्मीद के विपरीत रहा। उस लड़के ने 10 से ज्यादा लो ग्रेड गुइजिन पिल्स खा ली, पर फिर भी वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहा। इस वजह से फैमिली हेड की हालत खराब थी। ओल्ड यू ने स्थिति की गंभीरता समझाई कि एक 20 साल का लड़का जो गुइजिन स्टेज तक पहुंचने की उम्मीद रखता है, वो उस फैमिली के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। पूरी फैमिली का फ्यूचर इस बात पर टिका है कि वो ब्रेक थ्रू कर पाता है या नहीं, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। यही वजह थी कि अब उन्हें मिड ग्रेड गुइजिन पिल की सख्त जरूरत थी। लेकिन मुसीबत यह थी कि एक लो ग्रेड पिल रिफाइन करना ही इतना मुश्किल होता है कि 10 कोशिशों में शायद एक सही बने, और मिड ग्रेड पिल तो उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल होती है। फैमिली हेड ने पूरी शांगयुआन एंशिएंट सिटी को सर पे उठा रखा था, लेकिन उन्हें अब तक वो पिल नहीं मिली थी। इसलिए हार कर उन्होंने एक भारी इनाम का ऐलान कर दिया था। ऑफर बेहद शानदार था। जो कोई भी उन्हें मिड ग्रेड गुइजिन पिल लाकर देगा, उसे इनर सिटी में एक आलीशान घर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, वो उसकी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगे जो उनके बस में होगी। ये सुनते ही किनली का चेहरा ब्लैंक हो गया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कोई भी रिक्वेस्ट मिलना किसी मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। वो अभी सोच ही रहा था कि वही जियान के मामले को कैसे हैंडल करे, और ये मौका खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ गया था।
था। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि ये एक सेकंड रेट अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है जिसके पास वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इनको हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। किनली ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर प्लान बनाया कि अगर वो वेई जियान और यू रिंगो को इस अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के प्रोटेक्शन में डाल दे तो उनकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। इसे कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आंखें। इधर जान के लाले पड़े थे और उधर सीधा ब्लैंक चेक मिल गया। भाई की किस्मत तो कुत्ते की तरह भाग रही थी, अचानक चीता बन गई। ओल्ड यू ने आगे बताया कि इस ऑफर के बाद पूरी शैंग युआन एंशिएंट सिटी में हंगामा मच गया है। शहर की सारी मेजर फोर्सेस और खुद उसकी जू फैमिली भी इस दौड़ में शामिल होकर पागलों की तरह मिड ग्रेड पिल ढूंढने में लगी हुई है। किनली हल्का सा मुस्कुराया और उसने ओल्ड यू की नीयत भांप ली। उसने बिना बोले इशारा किया कि ओल्ड यू ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि वो चाहता है कि किनली उसके लिए वो इनर सिटी वाला घर जीत ले। ओल्ड यू ने अपनी हथेली को देखते हुए सच्चाई कबूल कर ली। भले ही शहर में जू फैमिली की इज्जत थी, लेकिन क्लैन में कंपटीशन बहुत था और ओल्ड यू की कल्टीवेशन कमजोर होने की वजह से वो ऐसी जगह सिक्योर नहीं कर सकता था। उसने हाथ जोड़कर किनली से बेहद संजीदगी से प्रार्थना की और वादा किया कि अगर यंग मास्टर किन मदद करेंगे तो वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। किनली ने तुरंत हामी भरने के बजाय पहले अपना फायदा देखा। उसने सवाल किया कि अगर वो मिड ग्रेड ग्वीजन पिल बना लेता है तो उसे क्या मिलेगा। ओल्ड यू ने दिलदारी दिखाते हुए साफ कर दिया कि रिवॉर्ड पूरा का पूरा किनली का ही होगा। ये सुनते ही किनली तुरंत खड़ा हो गया। डील डन थी। उसने वादा किया कि वो 3 दिन में वापस आएगा और बताएगा कि सफलता मिली या नहीं। जाने से पहले किनली ने एक कप में चाय डाली और एक आखिरी सवाल पूछा कि इस अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। ओल्ड यू भी खड़ा हो गया और हैरानी जताई कि क्या उसने मू फैमिली के बारे में नहीं सुना, क्योंकि शैंग युआन एंशिएंट सिटी के सैकड़ों मील के दायरे में बस वही एक मशहूर मू फैमिली थी। किनली ने चाय पी और मन में सोचा कि इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सका। फिर उसने डिसाइपल का नाम पूछा। जैसे ही ओल्ड यू ने मू योरान का नाम लिया, किनली बुरी तरह चौंक गया और उसकी चाय गले में अटक गई, जिससे वो खांसने लगा। किनली के पसीने छूट गए और वो निराशा में अपना सर पकड़कर बैठ गया, ये सोचते हुए कि आखिर किस्मत उसे उससे ही दोबारा क्यों मिलवाना चाहती है। लो कर लो बात, जिससे रिश्ता तोड़ के आए थे जनाब, अब उसी की मदद करनी पड़ेगी। अब देखना मजेदार होगा कि जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, और क्या फ्यूचर में इनकी शादी होगी। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट में बताओ। सीन बदलता है शैंग युआन सिटी के मू फैमिली प्राइवेट कोर्टयार्ड में, जहां मू यूरान हवा में लटककर अपनी एनर्जी सर्कुलेट करने पर ध्यान लगा रही थी। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में थे, फिर वो धीरे धीरे जमीन पर उतरी। अचानक उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया और उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी किसी गुब्बारे की तरह फटकर तेजी से बिखर गई। ये देखकर उसके पिता मू सुफेंग ने परेशानी में आहें भरी और उसे रुकने का इशारा किया। मू सुफेंग ने मन में चिंता जताई कि मू यूरान जैसी टैलेंटेड बच्ची आखिर स्पिरिट वॉइड रेल्म के 6 लेवल के परफेक्शन पर आकर क्यों अटक गई है। असली वजह थी कि राइटियस पाथ पर चलने के लिए दिमाग को मोह माया से मुक्त रखना पड़ता है, लेकिन मू यूरान का दिल अभी भी उलझा हुआ था। मू यूरान शर्म के मारे हाँफ रही थी और उसने अपनी नाकामयाबी और अपने पिता को निराश करने का दुख जताया। मू सुफेंग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे दिलासा दिया और समझाया कि कल्टीवेशन के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है। उसने याद दिलाया कि जब किन ली को देखकर वो इंस्पायर हुई, तब उसने कल्टीवेशन की कसम खाई थी और नतीजों ने दिखा दिया था कि 3 साल में स्पिरिट वॉइड रेल्म के 6 लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस ये था कि वो ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत उतावली हो रही थी और उसके अंदर एक जिद थी, एक मेंटल डीमन बन चुका था वो लड़का। मू सुफेंग ने चेतावनी दी कि अगर वो इस 3 साल पुरानी जिद को नहीं छोड़ सकती तो भले ही वो उसे और ग्वीजन पिल्स दे दें, ग्वीजन रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना नामुमकिन होगा। ये सुनकर मू यूरान ने हाथ जोड़े और ईमानदारी से अपने पिता की सीख पर अमल करने का वादा किया। मू सुफेंग ने उसे देखा और सोचा कि ये बच्ची अभी भी सुन नहीं रही है। खैर, अगर उन्हें मिड ग्रेड ग्वीजन पिल की मदद मिल जाए तो शायद ये अभी भी संभव हो सकता था। ठीक उसी वक्त एक सर्वेंट ने आकर रिपोर्ट दी कि शैंग युआन की जू फैमिली के ग्रेट मास्टर जू सोंगची मिलने की इजाजत मांग रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास मिड ग्रेड ग्वीजन पिल है। ये खबर सुनते ही बाप और बेटी दोनों बुरी तरह चौंक गए और उन्होंने तुरंत मेहमान को सम्मान के साथ अंदर लाने का आदेश दिया। तुरंत बाद ओल्ड जू ने अंदर आकर पेट्रियार्क मू को अदब से प्रणाम किया। मू सुफेंग ने ओल्ड जू को देखते ही पहचान लिया और याद दिलाया कि कई साल पहले वो ओल्ड जू के बड़े भाई जू शोंग मिंग से मिल चुके हैं, इसलिए उन्होंने ओल्ड जू से फॉर्मेलिटीज छोड़कर आराम से बैठने का आग्रह किया। फिर मू सुफेंग ने ओल्ड जू के पीछे खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करके उसकी पहचान पूछी। ओल्ड जू ने बताया कि वो आज यहाँ बस एक इंटरमीडिएरी बनकर आए हैं और उन्होंने किन ली का परिचय यंग मास्टर ली के नाम से कराया, जो उस मिड ग्रेड ग्वीजन पिल के असली मालिक थे। किन ली ने आगे बढ़कर मास्टर मू को पूरे अदब के साथ प्रणाम किया। मू सुफेंग ने जोर से हंसता हुआ हाथ हिलाया और शिष्टाचार को किनारे रखकर सीधा मुद्दे पर आने का सुझाव दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर लिटिल फ्रेंड ली शर्तों से वाकिफ हैं तो वो उन्हें वो मिड ग्रेड ग्वीजन पिल दिखाएं। एक सर्वेंट तेजी से आया और उसने किन ली के हाथ से वो पिल लेकर मू सुफेंग को दे दी। मू सुफेंग ने बॉक्स खोला और तनाव के साथ अंदर देखा। सामने उस चमकदार मेडिसिनल पिल को देखकर वो दंग रह गए। पिल पारदर्शी थी, उसकी खुशबू गहरी थी और उससे एक चमकदार ऑरा निकल रहा था। ये बिना किसी शक एक असली मिड ग्रेड ग्वीजन पिल थी। मू सुफेंग ने पिल को हीरे की तरह पकड़कर जोर से ठहाका लगाया और अपनी पूरी संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने माना कि यंग मास्टर ली का बैकग्राउंड जरूर गहरा होगा, क्योंकि ऐसी पिल बनाना आसान नहीं रहा होगा। किन ली ने हल्की सी स्मग दी और मन में सोचा कि सच में ये आसान नहीं था, क्योंकि एक पिल बनाने में पूरी 3 रातें लग गई थी। हालांकि क्योंकि उसने इसे जिद करके रिफाइन किया था, इसलिए इस पिल में एक खास बात थी, ये पिल सिर्फ एक रेल्म के बैरियर को तोड़ सकती थी। लेकिन उसने रियलाइज किया कि इस प्रोसेस के दौरान वो खुद अब ग्रेट प्राइमोर्डियल स्पिरिट के परफेक्शन तक पहुंच चुका है। उसने गर्व से सोचा कि इतिहास में कितने ही टैलेंटेड हीरोज होंगे जो ग्रेट प्राइमोर्डियल स्पिरिट के परफेक्शन तक इतनी जल्दी पहुंचे होंगे। अब उसका मौका आ गया था। भाई साहब, एक तीर से 2 निशाने, पिल भी बन गई, डील भी हो गई और खुद का लेवल भी बढ़ गया। इसे कहते हैं प्रो गेमर मूव। अब बस देखना यह है कि क्या मूव फैमिली अपना वादा पूरा करेगी या कोई
कोई नया ड्रामा शुरू होगा। मू सुफेंग ने वो मेडिसिनल पिल वापस टेबल पर रख दी। उसने बड़प्पन दिखाते हुए हाथ आगे बढ़ाया और साफ किया कि अगर यंग मास्टर अपना राज नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने किन ली की तरफ बढ़ते हुए याद दिलाया कि मू फैमिली का वादा पक्का है। जो कोई भी मिड ग्रेड गुईचैन पिल लेकर आएगा उसे ना सिर्फ एक घर मिलेगा बल्कि मू सुफेंग खुद उसकी एक रिक्वेस्ट पूरी करेगा। उसने अनुमान लगाया कि यंग मास्टर ली इसी वजह से यहाँ आए हैं, इसलिए उन्होंने हौसला दिया कि अगर कोई रिक्वेस्ट है तो बस कह दे, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। किन ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी मांग रख दी। उसने कहा कि यह बहुत आसान है, वो चाहता है कि मू फैमिली उसके 2 दोस्तों को पनाह दे। ये सुनकर मू सुफेंग ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और पूछा कि वो दोस्त कौन है और इस वक्त कहाँ है। किन ली ने उनका एक छोटा सा परिचय दिया। उसने बताया कि एक मर्द है और एक औरत। मर्द का नाम वे जियान है और औरत का नाम यूरुआ है। पैट्रियार्क मू ने बात की गहराई जानने के लिए पूछा कि यंग मास्टर चाहते हैं कि उन्हें मू फैमिली के साथ रहने का इंतजाम किया जाए, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे असली इरादा क्या है। किनली ने बात बनाते हुए कहा कि कुछ खास नहीं, वो बस चाहते हैं कि उन्हें मू फैमिली जैसी पावरफुल जगह से गाइडेंस मिले। उसकी बातें सुनकर मू सुफेंग ने ज्यादा शक नहीं किया। उन्होंने मन में विचार किया कि उनकी मू फैमिली पावरफुल है और उनके पास बेशुमार सीक्रेट कल्टीवेशन मैनुअल्स हैं। बहुत से लोग मू फैमिली के दरवाजे के अंदर आना चाहते हैं, इसलिए यंग मास्टर ली का ऐसा सोचना कोई अजीब बात नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी सहमति जता दी। उन्होंने पूछा कि क्या यंग मास्टर चाहते हैं कि वो अपने लोगों को उनके रेजिडेंस पर भेजकर उन्हें एस्कॉर्ट करवाएं। किन ली ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उसने समझाया कि जब उनके आदमी वहां पहुंचेंगे तो उन्हें बस उसका नाम लेना होगा, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दोनों खुद ब खुद साथ आ जाएंगे। मू सुफेन ने बिना देरी किए कहा कि ठीक है और उन्हें एक पल इंतजार करने को कहा। अभी एक पल ही बीता था कि एक नौकर बुरी तरह घबराया हुआ भागा हुआ अंदर आया ताकि एक अर्जेंट रिपोर्ट दे सके। वो हाँफ रहा था और उसने पैट्रिया को एक दहशत भरी खबर दी। जिन लोगों को पैट्रिया का एस्कॉर्ट करवाना चाहते थे उन्हें लॉर्ड हु यूजिंग के आदमियों ने पकड़ लिया है और ग्रेट प्रिजन ले गए हैं। ये सुनते ही मू सुफेंग और ओल्ड जू दोनों के होश उड़ गए और वो दहशत में चिल्ला उठे। मू सुफेंग आगे बढ़ा और पूछा कि ये कब हुआ। सर्वेंट ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि बस थोड़ी देर पहले ही। उसने बताया कि जैसे ही हु यूजिंग शहर वापस आया उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उन दोनों को गिरफ्तार करके ग्रेट प्रिजन ले जाया जाए, क्योंकि उसका मानना है कि वो दोनों ब्यूटी पवेलियन में मां ये की मौत से जुड़े हुए हैं। अरे यार, इसे कहते हैं आसमान से टपका खजूर में अटका। इधर डील फाइनल हुई, उधर गार्ड्स उठा ले गए। किस्मत हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो खैर छोड़ो। अब देखना है हीरो कैसे बचाता है। पैट्रियार्क मुंह घूमकर किनली की तरफ देखा और सीधा सवाल किया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। किनली ने बड़े शांत भाव से स्थिति को देखा और जवाब दिया कि लगता है अब उनकी शर्तें बदलनी पड़ेंगी। किनली चलकर वहां गया जहां वो मेडिसिनल पिल रखी थी और उसने नया सौदा किया। अगर वो उन्हें बचाते हैं और हिफाजत करते हैं तो बदले में वो उन्हें ये मेडिसिनल पिल दे देगा। मू सुफेंग ने हैरानी और चेतावनी भरी आवाज में पूछा कि यंग मास्टर ली, आखिर ये माजरा क्या है। किनली ने अपने दोनों हाथ उठाए और ईमानदारी का नाटक करते हुए जवाब दिया। उसने कहा कि वो उनसे कुछ नहीं छुपाएगा। उसने बताया कि उसके इन 2 दोस्तों ने किसी को ऑफेंड कर दिया है, इसलिए उन्होंने उससे मदद मांगी थी, लेकिन क्योंकि उसकी खुद की काबिलियत लिमिटेड है और उसने पैट्रियार्क मू के मामले के बारे में सुना था, इसलिए वो यहां मदद मांगने चला आया। मू सुफेंग ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, सिर्फ उनके कहने पर विश्वास कर लेना मू फैमिली के लिए रीजनेबल नहीं होगा। किनली ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब वो बात को और नहीं छुपा सकता, इसलिए उसने घटनाओं को फिर से सुनाया, लेकिन अपनी पहचान छुपाते हुए। उसने कहानी घुमाते हुए कहा कि मां ये को किनली नाम के एक व्यक्ति ने मारा था और क्योंकि इस किनली का पुराना लेन देन वे जियान के साथ था, इसलिए सिटी लॉर्ड ने नेचुरली सारा इल्जाम वे जियान पर डाल दिया है। जैसे ही किनली ने अपनी बात खत्म की, अचानक अंदर से कप जमीन पर गिरने और टूटने की आवाज आई। अंदर से एक आवाज गुस्से में चिल्लाई कि आखिर किनली ही क्यों। मू यूरान गुस्से में तमतमाती हुई बाहर आई और बोली कि यंग मास्टर बार बार किनली को नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। अगर ये सच है तो जिम्मेदारी भी किनली को उठानी चाहिए। उसने पूछा कि आखिर ये यंग मास्टर उसके दोस्त को क्यों बचा रहा है। मू सुफेंग ने अपनी बेटी को चिंता से देखा और उसे बेवकूफी ना करने की हिदायत दी। किनली ने थ्योरियां चढ़ाई और मन में सोचा कि ये मू यूरान है, मतलब वो बराबर वाले कमरे में ही थी। मू यूरान रुकी नहीं, वो लगातार उससे सवाल करती रही। उसने शक जताया कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर अभी भी कुछ छुपा रहा है। उसने सीधा आरोप लगाया कि जब तक वो पहचाना नहीं जाना चाहता, या फिर क्या वही मां ये का असली हत्यारा है। किनली वहां सुन्न खड़ा रहा जबकि मू यूरान ने गुस्से में अपने हाथ में पाम स्ट्राइक रेडी कर ली थी। बगल में खड़े ओल्ड जू ने खतरा भांप लिया और चिल्लाया कि यंग मास्टर ली खतरे में है। मू यूरान की एक जोरदार पाम स्ट्राइक सीधा किनली की तरफ उड़ती हुई गई। कमरे में एक तेज धमाका हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका हमला किसी और चीज पर नहीं बल्कि दीवार पर जाकर खत्म हुआ, या किनली को लगकर पीछे दीवार पर लगा। किनली अभी भी वहां सुन्न खड़ा था जबकि ओल्ड जू चिंता में था और उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। किनली ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। धीरे धीरे उसके चेहरे से खून की बूंदें टपकने लगी। खून देखते ही मू यूरान को सदमा लगा। उसने मन में सोचा कि अगर इसके चेहरे से खून निकल रहा है तो इसका मतलब ये वो नहीं है, क्योंकि अगर मास्क होता तो खून नहीं निकलता या चेहरा अलग तरह से फटता। उसने जोर से हैरानी में कहा कि तुम वो नहीं हो। वाह भाई, बच गया लौंडा। मू यूरान ने चेक किया कि कहीं मिशन इम्पॉसिबल वाला मास्क तो नहीं है, पर असली खून देख के कंफ्यूज हो गई। इसे कहते हैं खून पसीने की कमाई, लिटरली। किनली ने अपने घाव को छुआ और जवाब दिया कि भले ही उसने जानबूझकर सच छुपाया हो, लेकिन मिस मू को हिंसा का सहारा लेने की जरूरत तो नहीं थी। फिर उसने अपने हाथ से खून पोंछा और तंज करते हुए पूछा कि मू फैमिली आखिर एक नोबल हाउस है, क्या वो लोग अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। इस पॉइंट पर मू यूरान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उसके पिता मू सुफेंग ने गुस्से में उसे डांटा कि वो बहुत जिद्दी हो गई है। फिर वो किनली की तरफ मुड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि यंग मास्टर प्लीज इस बात का बुरा ना माने, वो बस मू फैमिली के लिए और मुसीबत नहीं चाहता था। किनली ने
ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि पेट्रियार्क मू अब बातों को घुमाना बंद करते हैं। वो बस ये जानना चाहता है कि वो मिड ग्रेड गुइझेन पिल क्या मू फैमिली को अभी भी वो चाहिए या नहीं। मू सुफेंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक पल के लिए सोचा। किनली ने उसे इमोशनल रीजन दिया। उसने कहा कि सच कहूं तो वी जयान ने कभी उसकी जान बचाई थी, उसने उसे बचाया था और अब वो उस कर्ज को चुकाना चाहता है, भले ही उसे ये ना पता हो कि वो दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये कहानी सुनकर पेट्रियार्क मू ना चाहते हुए भी मान गया। उसने कहा कि ठीक है, फिर पिल को यहीं छोड़ दिया जाए। वो वादा करता है कि तुम्हारे दोनों दोस्तों को ये बूढ़ा आदमी प्रोटेक्ट करेगा। किनली ने बेहद आभार के साथ जवाब दिया और कहा कि तो ये तय रहा। उसने कहा कि वो अब उन्हें और परेशान नहीं करेगा और वहां से जाने की इजाजत ली। जाने से पहले किनली के कदम अचानक रुके। वो पीछे मुड़ा और उसने मू योरान की तरफ एक गहरी नजर डाली। उसने महसूस किया कि यंग लेडी किसी बात को लेकर हद से ज्यादा परेशान है और आशंका जताई कि शायद उनके अंदर एक हार्ट डीमन घर कर गया है। किनली ने बिना लाग लपेट के एक ऑफर दिया। उसने साफ किया कि अगर ये गुइझेन पिल काम नहीं करती तो मू फैमिली बेझिझक उसके पास आ सकती है। उसने खुलासा किया कि उसके पास ऐसी और भी पिल्स हैं, लेकिन अगली बार के लिए शर्त अलग होगी, उन्हें एक उचित कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही मू सुफेंग के होश उड़ गए। वो दंग रह गया कि मिड ग्रेड गुइझेन पिल्स जैसी दुर्लभ चीज और इस लड़के के पास ऐसी और भी हैं। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगा कि आखिर ये लड़का है कौन और इसका बैकग्राउंड कितना गहरा है। बेटा बिजनेसमैन, अभी डील खत्म हुई नहीं और अगली का एडवर्टाइजमेंट शुरू। पहली बार फ्री ट्रायल, अगली बार पैसा लगेगा। सही है गुरु, इसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी। जब वो वापस फर्स्ट ग्रेड क्वार्टर पर लौटे तो जू सोंगची ने किनली की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वो मान गया कि यंग मास्टर सच में हाईली स्किल्ड है और उन्होंने आज जो किया उससे वो बहुत प्रभावित हुए हैं। किनली ने ओल्ड जू की तारीफ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक गंभीर सलाह दी। उसने ओल्ड जू को समझाया कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो सीने में दफन रहने चाहिए, उन्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। जू सोंगची तुरंत इशारा समझ गया। उसने मन में गांठ बांध ली कि वो इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं बोलेगा। किनली ने पीछे मुड़कर ओल्ड जू को तसल्ली दी कि वो इस एहसान को नहीं भूलेगा। उसने वादा किया कि कुछ दिनों में वो जू रेजिडेंस के लिए भी कुछ खास पिल्स लेकर आएगा। जू सोंगची ने आभार जताया और कहा कि तब तो उसे यंग मास्टर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। इसके बाद किनली ने बिना वक्त गवाए एक और मदद मांगी। उसने पूछा कि क्या ओल्ड जू किसी ऐसी पिल के बारे में जानता है जो एक डैमेज्ड पर्पल मैंशन प्राइमोर्डियल यांग, यानी एक ऐसी पिल जो टूटा हुआ कल्टीवेशन सेंटर को ठीक कर सके। ये सुनते ही जू सोंगची ने पलटकर हैरानी से सवाल किया कि क्या वो डैमेज्ड पर्पल मैंशन की बात कर रहा है। इसका सीधा मतलब था कि इंसान क्रिपल हो गया है। फिर वो सदमे में उछल पड़ा और जोर से पूछा कि आखिर किनली का पर्पल मैंशन डैमेज कैसे हो गया। किनली ने तुरंत इनकार करते हुए साफ किया कि ये उसके बारे में नहीं है, वो बस जानकारी ले रहा है। ओल्ड जू ने राहत की सांस ली और समझा कि ये जरूर वही जैन के लिए होगा। फिर उसने वो सब बताया जो वो जानता था। उसने जिक्र किया कि उसने सुना था कि वही जैन की कल्टीवेशन माँ ये ने खत्म कर दी थी। उसने पूछा कि क्या इसी वजह से किनली ने माँ ये को मारा। उसने किनली के जिगरे की तारीफ की। ओल्ड जू ने आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि शान युवान एंशिएंट सिटी में यान शाओ नाम का एक आदमी रहता है। जब किनली ने अनजान होने का इशारा किया तो ओल्ड जू ने बताया कि कहा जाता है कि यान शाओ एक इमॉर्टल का डिसाइपल है और एल्केमी में बेहद माहिर है। भले ही यान शाओ की कल्टीवेशन हाई नहीं है, लेकिन वो शहर में बहुत मशहूर है। शहर की आधी पिल्स वही रिफाइन करता है। ओल्ड जू ने एक पुराना किस्सा सुनाया कि पहले भी किसी को कल्टीवेशन डिविएशन हुई थी जिससे उसका पर्पल मैंशन डैमेज हो गया था। बाद में यान शाओ की बनाई हुई हार्ट कंडेंसिंग पिल की मदद से वो अपनी कल्टीवेशन वापस पाने में कामयाब रहा। ओल्ड जू ने कहा कि अगर किनली वो हार्ट कंडेंसिंग पिल हासिल कर लेता है तो वही जैन को बचाया जा सकता है, लेकिन उसने एक सख्त चेतावनी भी दी, उम्मीद ज्यादा मत लगाना। पर्पल मैंशन किसी भी कल्टीवेटर की नींव होती है। भले ही हार्ट कंडेंसिंग पिल कल्टीवेशन वापस ले आए, लेकिन भविष्य में आगे कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर किनली ने अपनी मुट्ठी भींची और दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो कोशिश जरूर करेगा। उसने कहा कि वो अभी जाकर कोई रास्ता निकालेगा। वाह रे दोस्ती, चाहे कुछ भी हो जाए तेरा भाई तुझे ठीक करेगा। दोस्ती हो तो ऐसी, वरना दुश्मन ही ठीक है। अब देखना यह है कि ये यान शाओ कौन सी बला है। यान शाओ के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद किनली सीधा यान रेजिडेंस की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि यान रेजिडेंस का गेट सख्ती से बंद था। वहां एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास पूछने पर पता चला कि ये गेट दिन रात हमेशा बंद ही रहता है। किनली सोच में पड़ गया। उसने अंदाजा लगाया कि ये यान शाओ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे कोई भी जब चाहे मिल ले। अगले कुछ दिनों तक किनली सुबह से लेकर दोपहर तक यान रेजिडेंस के गेट पर जाकर हालात का जायजा लेता रहा और सिर्फ दोपहर को वापस आकर कल्टीवेट करता था। थोड़े वक्त बाद उसे यान रेजिडेंस का सिस्टम समझ आ गया। सीधे तौर पर जाकर पिल मांगना जाहिर तौर पर काम नहीं करने वाला था। एक महीने तक किनली ने देखा कि अनगिनत कल्टीवेटर्स यान रेजिडेंस पर पिल्स मांगने आए, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन सबको दरवाजे से भगा दिया गया। असली वजह यह थी कि बिना किसी बड़े आदमी के रिक्वेस्ट कार्ड के यान शाओ किसी से नहीं मिलता। सोच विचार करने के बाद किनली को लगा कि सबसे बेहतर यही होगा कि वो मू रेजिडेंस से शुरुआत करे। अगर वो मू फैमिली से कार्ड हासिल कर लेता है तो वो आसानी से यान रेजिडेंस के मेन गेट से अंदर जा सकेगा। यही सबसे सही रास्ता था। इसलिए किनली एक बार फिर मू फैमिली के प्राइवेट कोर्टयार्ड में पहुंचा। एक महीने पहले वही जैन को सेफ जगह दिलवाने के चक्कर में वो मू यूरान के सामने लगभग एक्सपोज होते होते बचा था, लेकिन अब उसके पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। जब वो मू रेजिडेंस पहुंचा तो किनली ने कुछ सुना। कोई अपने लोगों को डांट रहा था और हिदायत दे रहा था कि जब वो मू रेजिडेंस में जाएं तो कोई मुसीबत मत खड़ी करना और किन फैमिली की नाक मत कटवाना। गेट पर खड़े हुए किन हुआ ने मिलने की इजाजत मांगी और गार्ड से रिक्वेस्ट की कि वो अनाउंस करें कि किन फैमिली का किन हुआ मिलने आया है। किनली एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था। उस व्यक्ति का नाम सुनकर वो हैरान रह गया। अंदर से मू सुफेंग आया और उसने ब्रदर किन का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने माफी मांगी कि वो दूर से स्वागत नहीं कर पाया और उम्मीद जताई कि वो बुरा नहीं मानेंगे। किन हुआ ने मू सुफेंग को इतना फॉर्मल न होने की सलाह दी। उसने बताया कि उसने मू रेजिडेंस के हालात सुने हैं और वो मदद करने आया है।
उसने उम्मीद की कि ब्रदर मू उसकी छोटी सी किन फैमिली को कमजोर नहीं समझेंगे। मू सुफेंग ने हाथ जोड़कर उनकी दयालुता की तारीफ की और उन्हें अंदर आने का न्योता दिया ताकि वो आराम कर सके। फिर वो सब अंदर चले गए। उसी वक्त किनली ने वहां खड़े शहर के लोगों की आपस की बातें सुनी। वहां खड़े एक आदमी ने दूसरे को इशारा करते हुए कहा कि मू फैमिली की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब हर जगह से मदद मांग रहे हैं। सिर्फ एक महीने में कई ग्रुप्स मू रेजिडेंस में रहने आ चुके हैं। दूसरे ने समझाया कि वो लोग कोई पावरफुल नोबल फैमिली से नहीं है, वो सब बस मू फैमिली का फायदा उठाना चाहते हैं। असलियत यह है कि मू फैमिली इस वक्त वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड का सामना कर रही है। ऐसे में कौन मौका नहीं ढूंढेगा अपनी ताकत दिखाने का। ये सुनकर किनली ने तुरंत उन्हें आवाज लगाई। उसने कहा कि उसने उनकी बातें सुनी और उससे उत्सुकता हुई। उसने रिक्वेस्ट की कि क्या वो जान सकता है कि आखिर हुआ क्या है। उस आदमी ने किनली को थोड़ी हैरानी से देखा और पूछा कि क्या उसे नहीं पता। फिर उसने किनली को सारी कहानी सुनाई। पता चला कि ये सब तब शुरू हुआ जब किनली ने वो मिड ग्रेड पिल देकर वेई जैन के लिए एक सेफ जगह बदले मिली थी। सारा हंगामा वहीं से शुरू हुआ था। लो भाई, मतलब किनली ने एक तीर से दो निशाने नहीं बल्कि पूरे शहर में आग लगा दी। उस एक पिल ने मू फैमिली को टारगेट बना दिया है। अब तो हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने आ रहा है। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। उस आदमी ने किनली को उस दिन का पूरा आंखों देखा हाल सुनाया। उसने बताया कि जिस दिन वेई जियान को अरेस्ट किया गया था उसी दिन मू सुफेंग अपने आदमियों की फौज लेकर सीधा ग्रेट प्रिजन पहुंचे और उन्होंने वेई जियान को वहां से जबरन रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने बिना वक्त गवाए वेई जियान को अपने प्राइवेट कोर्टयार्ड में छिपा दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन दुश्मन भी कच्ची गोटियां नहीं खेल रहा था। बहुत जल्द वाटर एवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड तक इस बात की खबर पहुंच गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद वाटर एवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर मा चैन खुद आग बबूला होकर शैंग युआन एंशिएंट सिटी चला आया। वो अकेला नहीं था बल्कि वो अपने साथ सिटी लॉर्ड हु यू जिंग को लेकर आया था, जो वहां एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे। वो सीधा मू रेजिडेंस के दरवाजे पर धमक गए। कहने को तो ये एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन असल में मा चैन वहां जंग का ऐलान करने और अपने शिकार वेई जियान की मांग करने आया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस एक कदम के बाद शहर की ये दो बड़ी नोबल फैमिलीज मू फैमिली और वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएंगी, बिल्कुल आग और पानी की तरह। उस आदमी ने माहौल की गर्मी बयां करते हुए कहा कि उस दिन मू सुफेंग और मा चैन के बीच नौबत हाथापाई तक आ गई थी। अगर वहां सिटी लॉर्ड हु यू जिंग बीच बचाव करके मामला शांत ना कराते तो शैंग युआन एंशिएंट सिटी की सड़कों पर उस दिन खून की नदियां बह जाती। मा चैन वहां से खाली हाथ जरूर लौटा, लेकिन अपने दिल में गहरी खुन्नस लेकर गया। उसी रात उसने अपने स्पाइस को पूरे शैंग युआन सिटी में फैला दिया। उसने खुलेआम कसम खाई कि जब तक वेई जियान मू रेजिडेंस की चार दीवारी के अंदर है तब तक वो सांस ले सकता है, लेकिन जैसे ही वो मू रेजिडेंस से एक कदम भी बाहर निकालेगा उसकी मौत तय है। उधर मू सुफेंग भी हाथ पर हाथ धरे शांत नहीं बैठे। खतरे को भांपते हुए उन्होंने उसी रात मू माउंटेन विला में एक चिट्ठी भेजकर अपने कई एक्सपर्ट्स को बुला लिया। तब से लेकर अब तक मू रेजिडेंस और वाटर इवेजन स्ट्रॉन्ग होल्ड के बीच लगातार गुप्त रूप से लड़ाई चल रही है। बाप रे बाप, ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है। वेई जियान बेचारा हेलेन ऑफ ट्रॉय बन गया, जिसके लिए दो बड़ी फैमिलीज लड़ रही हैं। मा चैन ने तो सही में सुपारी दे रखी है, बाहर निकलोगे तो उड़ा दिए जाओगे। ये सब सुनकर किनली का दिल बैठ गया। उसने शुरू में हिसाब लगाया था कि वेई जियान को मू रेसिडेंस में रखना सबसे सेफ ऑप्शन होगा, क्योंकि मू फैमिली के पास गुइजन रेल्म का एक्सपर्ट है और वो पावरफुल पिल भी है। तो भले ही मा चैन के पास आसमान जितनी हिम्मत हो, वो पत्थर पर अंडा मारने की बेवकूफी नहीं करेगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मा चैन न सिर्फ मू फैमिली का सामना करेगा बल्कि इतने खुलेआम और दिखावे के साथ करेगा। हालात की गंभीरता समझते ही किनली जल्दी से मू रेजिडेंस की तरफ भागा और उनके घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो वहां खड़ा होकर गहरी सोच में डूब गया। उसने रियलाइज किया कि ये प्रोटेक्शन का खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। दूसरों पर निर्भर रहना कोई लंबा प्लान नहीं हो सकता। उसने फैसला किया कि अब एक ही रास्ता बचा है, उसे वेई जियान की कल्टीवेशन रिस्टोर करनी होगी ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर सके। अब मांगने का वक्त खत्म, अब कुछ करने का वक्त था। वाह भाई, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार हीरो को समझ आ गया कि दूसरों के कंधे पर बंदूक नहीं चलाई जाती। मू फैमिली कब तक बचाएगी? अब किनली को डॉक्टर स्ट्रेंज बनना पड़ेगा और अपने दोस्त को ठीक करना पड़ेगा। मिशन इम्पॉसिबल ऑन। हेलो गाइस, अब तक के जितने भी चैप्टर्स थे मैंने उन्हें कंप्लीट कर लिया है और ये वीडियोस भी खत्म हो गई हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आते हैं तो मैं आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। Puerco con la luz.